अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है क्या? एक बार बताओ तो सर। यस सर। ओके सर। गुड इवनिंग साहिल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलो सर, स्टार्ट करते हैं आज का इकोनॉमिक्स क्लास। ठीक है। तो सर, इकोनॉमिक्स में अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर अभी बात करेंगे मार्केट पे। आप लोगों को पता है हम लोग मार्केट में ही बात कर रहे हैं। मार्केट माने प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट। सर ये क्या चीज़ है? सर आपको पता है ये क्या चीज़ है? ये पहले भी मैं डिस्कस किया था, और आज मैं थोड़ा सा फाइनल पार्ट में थोड़ा बात करूंगा मार्केट के ऊपर। फिर मार्केट का टॉपिक वापस मैं रिवाइज करवाऊंगा सर, डोंट वरी। क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली थोड़ा ट्रिकी है, और आप लोग शायद मार्केट से ही स्टार्ट किए इस बार का। तो एक तरफ हम लोग ऑफलाइन में हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं ना सर, तो दूसरी तरफ ये भी इधर से चल रहा है, तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि थ्योरी ऑफ मार्केट या फिर प्राइस डिटर्मिनेशंस अंडर डिफरेंट मार्केट, ये टॉपिक जो है ना, ये लिटिल बिट ट्रिकी है, नो डाउट सर। जैसे ये जो प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, ठीक है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट कंपटीशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इकोनॉमिक्स। ये कोई पहला क्लास तो नहीं है मार्केट का, इसलिए मैं ज़्यादा बेसिक चर्चा नहीं करूंगा। बस आपको इतना कहूंगा कि ये जो टॉपिक है, इसमें आप लोगों को पता है कि एज पर कंपटीशन मार्केट को 4-5 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसे सबसे फेमस तरीका जो है परफेक्ट कंपटीशन है ना, या फिर उसको हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। तो कंपटीशन वाइज एक कंपटीशन होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा एक कंपटीशन होता है मोनोपोली, है ना सर। ये सब मैंने डिस्कशंस पहले भी कर चुका। स्पेशली परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट में तो बात हो चुका है सर। मोनोपोली क्या है, कैसे मोनोपोली अराइज होते हैं, है ना, कि मोनोपोली रेडी होने का क्या तरीका है। फिर आपको आगे आगे और भी बताऊंगा, जैसे मोनोपोलिस्टिक, आज मैं बात करूंगा सर मोनोपोलिस्टिक पे। मोनोपोलिस्टिक मार्केट। एक आपका हो गया है ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली के अंदर भी कुछ और भी पार्ट है सर, जैसे डुओपोली, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब क्या है सर? ये एक्चुअली मार्केट को एज पर कंपटीशन इकोनॉमिक्स ने डिवाइड किया है। मार्केट में कंपटीशन डिफरेंट होता है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन हाई लेवल है, माने जिसमें प्लेयर भी ज्यादा, माने इसमें बिजनेसमैन भी ज्यादा, बायर भी हाई है, सेलर भी हाई है। माने बायर सेलर कंसिडरेशन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा होते हैं, यू ऑल नो सर। मोनोपोली मार्केट में सेलर वन होता है, माने टिपिकल मोनोपोली जो होते हैं, टिपिकल मोनोपोली सेलर वन बट बायर मेनी, है ना सर। सेलर वन है, एक ही सेलर मिलेगा आपको, और बायर बहुत सारा, ठीक है। इसमें क्या है, मेनी बायर मेनी सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में मेनी बायर मेनी सेलर। मोनोपोली में क्या है, वन सेलर मेनी बायर। ऑलिगोपोली में क्या है, फ्यू सेलर्स मेनी बायर्स। डुओपोली में सिर्फ दो सेलर होगा, बायर बहुत होंगे। और मोनोपोलिस्टिक जो है ना, इसमें आपको सेलर का संख्या ज्यादा मिलेगा, यानी कंपेटिटिवली सेलर मेनी है, बट नॉट लाइक परफेक्ट कंपटीशन। थोड़ा समझने का कोशिश करें। नॉट लाइक परफेक्ट कंपटीशन, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, जैसे मानो सब्जी मार्केट, ग्रोसरी मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, फ्लावर मार्केट, जहां पर आपको बहुत सारे सेलर मिल जाते हैं। मोनोपोलिस्टिक इज नॉट लाइक दैट। मोनोपोलिस्टिक के अंदर ना आपको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, ये दोनों का ना थोड़ा सा मिक्स है। माने कहीं ना कहीं कंपटीशन भी हाई है, कहीं ना कहीं कंपटीशन भी हाई है, पर कंपटीशन के साथ साथ मोनोपोली भी है। सर ये कैसा बात हो गया? सर यही है, अब सुनो सर, हाइब्रिड है थोड़ा। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक हाइब्रिड मॉडल है मोनोपोलिस्टिक। मैं आज इसमें बात करूंगा, ओलिगोपोली में भी बात करूंगा, ग्राफिकल स्ट्रक्चर में भी बात करूंगा। इतना दिन मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया? मैंने आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन बताया, परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर बताया, पढ़ा है ना सर? अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो सर, इतना मुझे बताओ।
क्या परफेक्ट कंपटीशन हुआ है क्लास में? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है ना, परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है ना, प्रोडक्ट प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, फिर उसमें डिमांड कब कैसे होते हैं, रेवेन्यू कब कैसा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कब क्यों सेम होता है, सब बता के रखा सर। इवन स्टैटिस्टिकली भी बता के रखा, चाहे आप इंस्टीट्यूट का नोट्स देख लो या फिर आप मेरा नोट्स देख लो, कहीं से भी चेक कर लो सर, डजेंट मैटर, बट आपको मिलेगा तो जरूर। सेकंड कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, ये जो सफेद वाला नोट्स है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाला, इसमें भी आपको मिलेगा, जो मैं आप लोगों को नॉर्मली पढ़ने के लिए देता हूँ। यहाँ से भी आपने देखा सिमिलर चीज है। इसके बाद मैंने आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में क्या किस तरह से एक फार्म प्रॉफिट कर सकता है, और लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट कर सकता है, और सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, माने कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लाई कब कैसे बनता है, और शट डाउन पॉइंट क्या होता है, माने एक एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बिजनेस कब अपना सप्लाई बंद कर देता है। सर अगर बाई चांस आपको ये सब बातें याद नहीं है या फिर आप भूल गए, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी है सर, बट आपको क्या करना चाहिए ना, थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए और प्रैक्टिकली आपको फील कर लेना चाहिए। ऐसे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट में प्रैक्टिकल चीज बताने का, बट कई बार क्या होता है ना, क्योंकि कोई कोई सर पहली पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा ना दिक्कत लगेगा, जो पहले पढ़ के आया है शायद उनको थोड़ा कम दिक्कत हो, बट फिर भी थोड़ा सा दिक्कत इस पॉइंट में होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप रिवाइज कर लो, एक एक बार की जगह 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर समझने में आसानी होता है तो कर लो ना, क्या दिक्कत है। फिर हम लोग यहाँ पर ये चीज भी पढ़े थे कि एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रॉफिट करता है, अगर प्रॉफिट करता है तो कैसा प्रॉफिट करता है, सुपर प्रॉफिट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं, कि लॉस करते हैं, और कौन से सिचुएशंस होते हैं जब वो सुपर प्रॉफिट करता है, नॉर्मल प्रॉफिट करता है, लॉस करता है। मैं आपको ग्राफिकली दिखाया और प्रैक्टिस भी करने बोला। ठीक है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे मोनोपोली की तरफ बढ़े। ठीक है, किसके तरफ बढ़े सर, मोनोपोली की तरफ, लॉन्ग रन भी पढ़ा दिए थे। फिर मैं आपको मोनोपोली कैसे अराइज होता है वो भी बताया, हाउ मोनोपोली अराइजेस, कि एक बिजनेस मोनोपोली कैसे बना लेता है, कोई भी बिजनेस मोनोपोली कैसे अराइज कर लेता है, इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों के साथ काफी डिस्कशंस किया। ठीक है, इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन सर, मोनोपोली अराइज कैसे होता है, हाउ डू मोनोपोली अराइज, ऑलरेडी डिस्कस सर। ठीक है सर, आज क्या बताने वाले हैं वो बताओ ना। चलो सर, आज मैं आपको बोला ना सर, मोनोपोलिस्टिक बताऊंगा, ओलिगोपोली बताऊंगा, तो थोड़ा सुन ही लो क्या है। इतना जब मेहनत कर ही लिए तो इतना मेहनत और बाकी क्या है। आप लोग ना घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कैसे मुझे पता चलेगा। आप लोग कॉपी बनाओ सर इकोनॉमिक्स का, अपना खुद का नोट्स बनाओ और उसका स्कैन करके मुझे भी शेयर करो। ठीक है, मुझे शेयर करो कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे, नोट्स बना रहे कि नहीं बना रहे, मुझे कैसे पता चलेगा। फिर अचानक से एक एग्जाम लेंगे, फिर आपका परफॉर्मेंस खराब होगा, फिर आप बोलोगे सर पढ़े हैं पर भूल गए। लेकिन सर वैसा बोलने से नहीं चलेगा, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो मुझे भी प्रूफ चाहिए। आप मुझे कॉपी में बना रहे हो जो भी मैं क्लास में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद सेम थिंग आप उसको घर पे नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं, आप खुद से अपना नोट बना रहे हो कि नहीं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं। हाँ सर, समझ के, हाँ, अंधाधुन नहीं, समझ के, मैंने अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहिए, और फिर उसको मुझे आप शेयर करो। ठीक है, कलरफुल नोट बनाओ सर, कलरफुल नोट बनाओ। कोई कोई स्टूडेंट होता है सर करता है, इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कलरफुल नोट आप खुद बनाओ। ये सब भी मैं बता दिया सर कि कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मोनोपोली बिजनेस में कैसे रिलेशन क्या क्रिएट हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने आपको कहाँ 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 जाना है सर, इसका भी सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, ये भी बता दिया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होते हैं मोनोपोली में, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होते हैं, माने एक मोनोपोली बिजनेस अपने मर्जी से प्राइस को अलग अलग कर देता है। हाँ सर, जैसे आप लोग देख, आप लोगों को मैंने इंडियन रेल के बारे में बताया था। इंडियन रेलवे क्या करता है सर, सेम ट्रेन है,
सेम ट्रेन के अंदर भेदभाव क्रिएट कर देता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव ना। क्या करेंगे वहां पर? नारा लगाएंगे। हाँ, जैसे हमारे देश में कुछ नेता है, वो जाति जात पात के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा सर, ठीक है। देयर आर सम पॉलिटिकल यूथ नेता ही है सर, ठीक है, जाति भेद के खिलाफ। अब उसको क्या बोलोगे? इंडियन रेल के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का नारा लगाने बोलोगे क्या? जो भी हो, ठीक है। अब जात पात तो कुछ है नहीं सर, सब इंसान का बना हुआ पॉलिटिकल खेला है। जो है वो तो बस इंसान के कर्म के अनुसार है। किसके अनुसार है सर? कर्म के अनुसार। जो जो काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके उसका जात डिसाइड होता है, ठीक है। जाति माने क्या? आप करते क्या हो? अगर कोई मिट्टी का काम करता है तो उसको कुम्हार कहते हैं, ठीक है। अगर कोई सोनार का काम करते हैं, सोना का, गोल्ड का, तो सोनार कहते हैं, ठीक है। अगर कोई लोहा का काम करते हैं तो उसको लोहार कहते हैं। और यही है। ऐसे मैं आप लोगों को रिसेंटली में टैक्स के क्लास में समझा रहा था। अभी रिसेंटली सर वेस्ट बंगाल में ना पंचायत इलेक्शन है। पंचायत इलेक्शन जानते हो? हाँ सर। अरे पंचायत इलेक्शन समझते हो? यस सर। क्या होता है पंचायत इलेक्शन? गांव का सरपंच चुना गांव के जाता है। अंदर ही, गांव के अंदर हाँ, ही। गांव के अंदर सरपंच चुना जाता है कि गांव का हेड कौन होगा, ठीक है। गांव के डेवलपमेंट का खेला है ये, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट का इलेक्शन है। तो इसमें पंचायत व्यवस्था होता है, ठीक है। अब ये जो पंचायत नाम है ना सर, ये पंचायत नाम ही एक तरह का भेदभाव से बना हुआ है। भेदभाव नहीं है एक्चुअली, ये समाज के अंदर जितने अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कर्म के अनुसार, उसके ऊपर डिपेंड करके पंचायत बना हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ सर 2 मिनट के लिए, फिर आपको समझ में आएगा। जो भी हो, डिस्क्रिमिनेशन ये भी है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं है। वो तो बाद में शोषण करने वाले ने ऐसे किया। जिनको शोषण करना होता है ना, वो लोगों के अंदर क्या करता है? लोगों के अंदर चिड़ चिड़ बनाते हैं, ताकि लोग चिढ़ जाए एक दूसरे से। तो उनको क्या है ना, शासन करने में मजा आता है, क्योंकि अंदर के लोग अपने बीच में लड़ते रहे और वो अपना लूट के चले जाएं। ये मेन पर्पस है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि पंचायत के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कैसे बनाया गया। देखो, पंचायत का नाम पंचायत ही है, क्यों? चौथायत क्यों नहीं है? षष्टायत क्यों नहीं है? कभी सोचे आप लोगों ने कि पंचायत इलेक्शन है, जैसे वेस्ट बंगाल में पंचायत इलेक्शन है 8 तारीख से, आई थिंक चालू होने वाला है। पंचायत का नाम पंचायत ही क्यों है? वाई नॉट चौथायत? मतलब 4 से क्यों नहीं बोला? वाई नॉट 6 छठायत? ठीक है, छठा क्यों नहीं बोला? 5 ही क्यों है? इसमें जो समाज सिस्टम बना हुआ है सर, उस समाज सिस्टम के अनुसार समाज का जो शिक्षक होते हैं, माने समाज का जो गाइडेंस होते हैं, वो ब्राह्मण है, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो समाज को गाइड करेंगे, ठीक है, जिसके मतलब जो बेसिकली टीचर वर्ग होते हैं, सलाहकार बोल सकते हो, ठीक है, जिसके गाइडेंस पे समाज आगे बढ़ेगा। वो अलग बात है कि बाद में समाज में ब्राह्मण ही मतलब यही लोग करप्टेड लोग बन गए। ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय माने वॉरियर सर, योद्धा, जो समाज को बाहरी एनिमी से बचाते हैं, ठीक है, क्षत्रिय वर्ग। ध्यान से समझना, इसमें कोई छोटा बड़ा का बात नहीं है, बट ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक हो गया ब्राह्मण समाज जो टीचर है, एक होता है क्षत्रिय समाज जो वॉरियर है, एक होता है ब्राह्मण क्षत्रिय, एक होता है वैश्य समाज। वैश्य माने बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेस क्लास बोलते हैं ना हम लोग, बिजनेसमैन को वैश्य कहा जाता है, ठीक है। तो वैश्य समाज जो है वो समाज का जो इकोनॉमी है उसको संभालते हैं। हम लोग बेसिकली आजकल ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाई है, सीएमए का पढ़ाई है, सीएस का पढ़ाई है, ये बेसिकली समाज का जो बिजनेस लेवल है उसी के कारण है ना, ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए। और एक होता है शूद्र समाज। शूद्र माने, आमतौर पे लोग कहते हैं शूद्र माने छोटा जात, ऐसा नहीं है। शूद्र माने कोई भी बंदा जो जॉब करते हैं, वर्किंग क्लास, कोई भी। जैसे आज की डेट में जो भी जॉब करते हैं वो भी शूद्र है। सर क्यों? क्योंकि वो जॉब करते हैं किसी के अंडर पे, उसको शूद्र कहते हैं। तो सर कितना वर्ग हुआ? ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ, शूद्र हुआ, 4 हुआ ना। हेलो, 4 वर्ण हुआ ना। 5वां क्या है?
पांचवा कौन है? पंचायत। पंचायत का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 हुआ। 5वें नंबर में कौन आएगा सर? ये है ट्राइबल्स, या जिसको हम लोग बोलते हैं आदिवासी, जो समाज के अंदर नहीं रहते सर, समाज के बाहर रहते हैं। समाज के अंदर ये लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ट्राइबल्स या आदिवासी लोग जो है ना, वो जंगल में रहते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, माने हमारे पहाड़, झरना, नदी, ठीक है, जो भी नेचुरल क्षेत्र हैं, आदिवासी लोग आज भी वहीं पर पाए जाते हैं सर, जितना ट्राइबल्स आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, पंचायत उनको मिला के बनते हैं, सबका भागीदारी है सर। एक समाज व्यवस्था में सबका भागीदारी है, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी और शूद्र का भी। इतना साइंटिफिक था हमारा देश का सिस्टम। अब इसको तुम डिस्क्रिमिनेशन बोलो, ठीक है, जो सिस्टम आज भी बोला जाता है पंचायत, बट आप किसी को भी पूछ लो, ठीक है, सर पंचायत इलेक्शन आ रहा है पंचायत का मतलब बताओ, पूछ के देखना सर कितना लोग बता पाता है। तुषार पूछेगा? अरे आप लोग, मेरा आवाज आप लोग को आ रहा है सर? बोलो। हाँ सर। ठीक है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि पंचायत इलेक्शन आ रहा है, पंचायत का मतलब बताओ? पूछना, सर्वे करना और मुझे बताना कि कितना लोग आपको जवाब दे पाया। ठीक है सर आ जाते हैं मोनोपोली में। तो आप लोगों ने मोनोपोली डिस्क्रिमिनेशन क्या देखा इंडियन रेल के अंदर? इंडियन रेल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है कि एक होता है एसी टियर 1, माने फर्स्ट क्लास, एसी 2 टियर सेकेंड क्लास, एसी 3 टियर माने थर्ड एसी। आजकल एक आ गया सर एसी 3 टियर इकोनॉमी, माने वो भी एसी है बट थोड़ा सस्ता वाला एसी। सर इसमें क्या है ना, थोड़ा नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने पता नहीं कहाँ घुसाया, मैंने कभी इकोनॉमी क्लास थर्ड एसी इकोनॉमी में नहीं चढ़ा, बट कुछ ट्रेनों में इंडियन रेल ने पायलट रन कर रहा है, उसमें वो थर्ड एसी को, मैंने ऐसा कहा जा रहा है कि आगे जाके स्लीपर क्लास नहीं रहेगा। ऐसे अभी आपको स्लीपर मिलता है, बट इंडियन रेल का टारगेट है कि आगे आगे मतलब स्लीपर क्लास जो है ये हट जाके, ये हटा के एसी 3 इकोनॉमी आ जाएगा, ठीक है। मैंने सारा ट्रेन, पूरा ट्रेन ही एसी रहेगा। फिर इसका क्या फायदा है कि जो ट्रेन एसी होता है ना, वो ट्रेन का स्पीड ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू जिस ट्रेन में एसी नहीं होता है, वो ट्रेन का स्पीड अटक जाते हैं, क्योंकि हवा बाहर से आते हैं तो ट्रेन को क्या मिलता है, एक बाधा मिलता है, ठीक है। तो वो इसीलिए ट्रेन को फुल एसी कर देगा तो ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा, वो हवा को इजीली पास करेगा, इसमें ट्रेन का स्पीड 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ज्यादा होगा, जिसमें टाइम बचेगा इंडियन रेल का, और टाइम बचेगा तो रेवेन्यू लॉस कम होगा। यही टारगेट है जो भी हो। लेकिन स्लीपर क्लास अभी तो इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। और एक होता है जनरल डब्बा या चालू डब्बा, है ना, जनरल या करंट डब्बा बोला जाता है। तो इतना सारा आपको डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है, ये मोनोपोली में संभव है। मोनोपोली अपना प्रोडक्ट को अलग अलग चीजों में दिखाते हैं। ऐसे आपको मैं सार्फ एक्सेल और सनलाइट में भी एग्जांपल दिया था, मुझे याद है, ठीक है, कि एक ही सार्फ है, मिडिल क्लास के लिए सार्फ एक्सेल, और आपका लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोगों के लिए सनलाइट। हाँ सर, कितना गजब का सोच है, गजब का सोच है ना सर। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से मोनोपोली करते हैं। अच्छा थोड़ा सा वेट करो ना सर, जोर से, थोड़ा बारिश आया है। यस सर। अब देखो, मैं आपको अभी मोनोपोली से बाहर लेके जाऊंगा। कहाँ? घुमाने लेके थोड़ी जाना है सर, अभी मैं आपको मोनोपोली के बाहर लेके जाऊंगा, वो भी मोनोपोलिस्टिक में लेके जाऊंगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर मोनोपोलिस्टिक?
प्लीज टेल मी। हाँ हेलो। सर। मोनोपोलिस्टिक का दूसरा नाम क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या नाम है सर? इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। अब इम्परफेक्ट बोल लो, मोनोपोलिस्टिक बोल लो। अब इसका मेन कैरेक्टर क्या है? ये इम्परफेक्ट का या मोनोपोलिस्टिक का, इसका मेन कैरेक्टर जो होता है, ये ना मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक कॉम्बो है। ठीक है, एक कॉम्बो है जिसमें आप क्या देखोगे, imperfect competition is found in the industry where there are large number of small sellers। आप अपने सोसाइटी में ये चीज देखते हो सर, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स मिलेगा। माने सेलर बहुत सारे हैं, सेलर आपको बहुत सारा मिलेगा, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स। ध्यान से समझना बात को। जैसे साबुन मार्केट, सोप सोप साबुन होता है ना सर, हम लोग जब किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो उसमें हम लोग अगर, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं साबान, हिंदी में बोलते हैं साबुन, है ना, तो हमारे पास कितना सारा अलग अलग ब्रांड होता है ना। कोई बोलता है लक्स दे दो, कोई बोलता है हम दे दो, कोई बोलता है लिरिल दे दो, कोई बोलता है मार्गो दे दो, कोई बोलता है डेटोल दे दो, कोई बोलता है डव दे दो। हाँ, और भी कितना सारा है, मैं काउंट नहीं कर सकता। सभी अपने अपने एरिया में अलग अलग ब्रांड का साबुन मिलेगा, शैम्पू मिल जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट भी बड़ा मार्केट है, इसमें भी आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा मिलेगा, लेकिन नॉट लाइक परफेक्ट कंपटीशन। मैंने जैसे लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेबल सेलर या लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट सेलर, ऐसा मिलेगा क्या? हेलो। इसका और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, मिल्क मार्केट। आजकल जो मिल्क मार्केट का मैं बात क्यों कर रहा हूँ, मिल्क माने ये जो पैकेज्ड मिल्क है ना सर। आप अपने एरिया में कभी दूध खरीदने गए सर? पैकेज्ड मिल्क, ग्वाला का दूध नहीं, जो हम लोग शहर में लेते हैं। गांव वाले लोग तो सर ग्वाला का दूध लेते हैं। ग्वाला माने जो जिनका गौशाला होता है सर, जो जिसके घर में मतलब फ्रेश दूध मिलता है, वो वाला नहीं। पैकेज्ड मिल्क का बात कर रहा हूँ। जैसे इंडिया में पैकेज्ड मिल्क का मार्केट बहुत बड़ा है, आपको पता है। इंडियन पैकेज्ड मिल्क का मार्केट करीब 500,000 करोड़ और भी ज्यादा होगा, मतलब 500,000 तो बहुत छोटा हो गया। मिल्क मार्केट इन इंडिया, चलो देखते हैं मिल्क मार्केट इन इंडिया साइज। ओहो, सर कितना बता रहा है बोलो। इंडियन डेयरी मार्केट साइज 115.57 बिलियन 2022 का। 2023 में बता रहे हैं 124.93, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बता रहा है CAGR माने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, करीब 9% के आसपास ग्रोथ है। यह है इंडिया का डेयरी मार्केट का साइज। माने समझ पा रहे हो, जिसका बिजनेस साइज जितना बड़ा होता है, इकोनॉमिक्स को समझो, जिस मार्केट में बिजनेस साइज जितना बड़ा है, उस मार्केट में अगर कोई बिजनेस करना चालू करना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा है। सर ऐसा क्यों? जैसे एक हो गया मिल्क मार्केट, एक हो गया रेगुलर मिल्क मार्केट। आपको पता है, ये जो रेगुलर जो गाय का दूध है, ठीक है, गाय या भैंस जो भी हो, एक हो गया रेगुलर गाय भैंस का मार्केट, और एक हो गया आजकल ना सर हेल्थ कॉन्शियस लोग भी कम नहीं है। आपको पता है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो आलमोंड होता है ना सर, आमोंड बादाम बोलते हैं, हाँ, इसका भी दूध निकल के मार्केट में बेचा जा रहा है, आमंड मिल्क। पता है आप लोगों को? ये बादाम से दूध निकल के उसको भी मार्केट में पैकेज करके बेचा जा रहा है, जो काफी हेल्दी माना जाता है। स्पेशली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग इसको कंज्यूम करते हैं, और उनसे ही इंस्पायर होके काफी नॉर्मल लोग भी आजकल सोच रहे कि हम लोग भी गाय का दूध नहीं, आप बादाम का दूध पियेंगे। हाँ, पी सकता है। तो कुछ कंपनीज ये दूध भी बना रहा है, तो इनका भी एक मार्केट साइज है। बट क्या कभी भी ये रेगुलर दूध का जो मार्केट है उसको क्रॉस कर पाएगा? आंसर इज नो। ये हार्डली 500 करोड़ का होगा, 1000 करोड़ का होगा। लेकिन रेगुलर मिल्क मार्केट में कोई भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट बड़ा है। आप अपना डेयरी फार्म अपने गांव में भी ओपन कर सकते हो। आप अपने विलेज में अगर डेयरी फार्म ओपन करोगे और नियरेस्ट सिटी में या टाउन में बेचोगे ना, तो भी आपको ना
सर्वाइवल का चांस दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको मिल्क कंपनीज के बारे में थोड़ा अगर बताऊं, इंडिया में मिल्क कंपनीज इन इंडिया, ऑब्वियसली सबसे बड़ा नाम क्या है? सबसे बड़ा नाम अमूल है, मदर डेयरी है, क्वालिटी है, पराग मिल्क है, अभिन है, दूध सागर है, ठीक है, हेरिटेज फूड्स, मिल्मा, कितना सारा है, बहुत सारा नाम तो मैंने भी नहीं सुना। मुझे सिर्फ दो नाम यहाँ से पॉपुलर लगा, एक अमूल, एक मदर डेयरी। क्वालिटी का आइसक्रीम यहाँ पर चलता है, बट दूध के मार्केट में यहाँ पर आईटीसी दिखता है, बहुत सारा और भी दिखता है। तो सर मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, इसमें आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत मिलेगा, बट फिर भी परफेक्ट कंपटीशन तो है नहीं। ये दूध मार्केट में आपको नहीं लगता कि अमूल का मार्केट साइज है, फिर भी अमूल मदर डेयरी से कंपटीशन पाता है? प्लीज टेल मी, मुझे इसका जवाब दो। अमूल इतना बड़ा प्लेयर है मार्केट में, फिर भी उसको मदर डेयरी से कंपटीशन मिलता है, यस और नो? यस सर। बस यही यही बात है सर, अमूल का खुद का एक मार्केट मोनोपोली है, फिर भी मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं, और क्योंकि दूध का बात है सर, इट्स ऑल अबाउट दूध। अगर कोई पर्टिकुलर दूध सही निकल जाता है और किसी को घर में कंज्यूम करके अच्छा लग जाता है, तो फिर वो शिफ्ट हो सकता है, वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर बच्चे के दूध का मैटर हो तो हो जाएगा। और दूध मार्केट में अभी भी ना काफी बड़ा मार्केट है, इवन फ्रेश मिल्क का बड़ा मार्केट बन रहा है सर धीरे धीरे, क्योंकि ज्यादातर इसमें ना थोड़ा सा एडल्ट्रेशन होता है, ये जो पैकेज मिल्क होते हैं। तो कोई कोई कंपनी ना कोशिश कर रहा है कि फ्रेश दूध को ही पैकेज करके अगर लोगों के घर तक पहुंचाया जाए तो कैसा रहेगा। तो इसमें रिसर्च चल रहा है, क्योंकि दूध को पैकेज करने के बाद बहुत जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हो, अगर आपको इसको स्टोर करवाना है, तो इसमें एडल्ट्रेशन हो जाएगा। एडल्ट्रेशन मैंने कोई पर्टिकुलर चीजें मिला के इसका लॉन्जिविटी बढ़ाना पड़ेगा आपको, जो दूध के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दूध कभी भी एडल्ट्रेशन वाला अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको फ्रेश दूध लोगों के घर तक पहुंचाना है, और अगर आपको फ्रेश दूध पहुंचाना है तो इसमें रिसर्च का बहुत जरूरत है। ठीक है, तो कोशिश चालू है, बहुत सारे कंपनी कोशिश कर रहे हैं। एक ऑनलाइन कंपनी आया है, उसका नाम है, मैं कभी कभी ऑनलाइन से ऐप से ऑर्डर करता हूँ, बट काफी महंगा है सर, काफी महंगा है। मैं आपको बता रहा हूँ, रुको, क्या नाम है, मेरे पास ऐप है इसका, इसका ऐप है मेरे पास, क्या नाम है, क्या नाम है, ओहो भूल जा रहा हूँ। कोई कंपनी है शायद, का नाम है, भूल गया, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। काफी महंगा है सर, जहाँ अमूल का एक 500 का दूध का दाम है मार्केट में 26 टका, वहां पर उसका एक 500 का दूध का दाम है 42 रुपीज, 500 का 84 रुपीज पर लीटर। और भैंस का दूध का दाम तो और ज्यादा, भैंस का दूध कम से कम 92 रुपीज लीटर है, सोच सकते हो आप। और उसका मतलब वो जो कंपनी का मैं नाम याद नहीं आ रहा है, वो बोलता है कि उसका जो दूध है, हाँ सच में मैं यूज करके भी देखा, थोड़ा मलाई ज्यादा आता है, मैंने काफी ज्यादा आता है, बट फिर भी थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, इसलिए मैं थोड़ा कंज्यूम करना बंद कर दिया। कुछ ज्यादा ही मोटा है, कैसे इतना मोटा दूध बनाता है पता नहीं, बाकी लोग तो नहीं देता है। छोड़ो सर, दूध के बारे में और क्या बताऊं मैं, छोड़ो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसा मार्केट जहां पर प्रोडक्ट जो है कॉमन प्रोडक्ट है, बट उसमें भी आपको ब्रांड मिलेगा, नंबर ऑफ सेलर आपको ज्यादा मिलेगा, बट उनके बीच में भी कंपटीशन रहेगा, ऐसे मार्केट को इम्परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं है, इट्स इम्परफेक्ट कंपटीशन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी हर एक के पास मार्केट है, हर एक का अपना मार्केट है, मदर डेयरी का भी अपना मार्केट है, अमूल का भी मार्केट है, आईटीसी का भी मार्केट है, लोकल कोई दूध वाला है उसका भी मार्केट है, मैंने लोकल कोई कंपनी है उसका भी मार्केट है, लेकिन फिर भी उनका कंपटीशन है। तो क्या कैरेक्टर हो गया इनका? लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर हु इंडिविजुअली हैव स्मॉल शेयर इन द मार्केट, इंडिविजुअली उसका मार्केट में एक अच्छा खासा शेयरिंग। सो these sellers are known as group means large number of small farms selling heterogeneous product, यानी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्म्स जो अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बेचता है।
इस मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट फ्री है। माने अगर कोई दूध का मार्केट में आना चाहता है, साबुन मार्केट में आना चाहता है, कोई रोक टोक थोड़ी है सर। मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो मिल्क का एग्जाम्पल मैंने लिया या सोप का एग्जाम्पल लिया, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। बट आप मुझे बताओ, क्या इस मार्केट में आना बहुत मुश्किल है क्या? हेलो, ऐसा कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देगा क्या अगर आप दूध मार्केट में आना चाहोगे या साबुन मार्केट में आना चाहोगे? हाँ, आजकल sir. पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का भी है, सरकार का कोई रोक टोक उतना नहीं होगा, बिकॉज जनरल यूज के लिए है, तो आप इजीली इस मार्केट में आ सकते हो। लेकिन मोनोपोली मार्केट में आप इजीली आ पाओगे सर? हाँ, मोनोपोली मार्केट में आप इजीली नहीं आ सकते, मुश्किल है। क्योंकि मोनोपोली मार्केट जो होता है ना, जैसे मानो रेलवे के बारे में आप लोगों ने देखा कि रेलवे, हर कोई चाहे तो रेल लाइन नहीं बना सकता या रेल में नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हो सकता है। अच्छा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस के बारे में क्या कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस जो होते हैं या फिर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस जो होते हैं, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक। ईच फर्म प्रोड्यूसेस डिफरेंट ब्रांड ऑफ वैरायटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट। माने एक ही दूध को अलग अलग वैरायटी में बेचेगा, एक ही साबुन को अलग अलग वैरायटी में बेचेगा। हाँ सर, साबुन का भी वैरायटी कर लेता है, अलग अलग फ्लेवर में मिलता है ना। हेलो, साबुन का भी अलग अलग फ्लेवर होता है कि नहीं होता? है तो Yes, साबुन, sir. बट आपको कभी चंदन का फ्लेवर, कभी जैस्मीन का फ्लेवर, ऐसा ऐसा अलग आपको मिलेगा। ठीक है, अलग अलग फ्लेवर में। मिल्क का भी, मिल्क में क्या कहते हैं, एक है आपका क्या बोलते हैं, स्कीम्ड मिल्क, ठीक है, एक होता है फैटलेस, एक होता है फैट प्लस, ठीक है। तो मिल्क का भी आपको अलग अलग मिलेगा। एक मैं कुछ दिन पहले गया मार्केट में, एक मुझे अमूल का एक दूध मिला, ठीक है। मैं नॉर्मली अमूल ताजा ज्यादा कंज्यूम करता हूँ यहाँ पर चाय वगैरह के लिए, ठीक है, ताजा, अमूल ताजा। लेकिन अभी मुझे मार्केट में मिला अमूल टी स्पेशल। ये मुझे पहले नहीं दिखा था, मैं रिसेंटली देखा, मतलब कम से कम मैं जिस मार्केट से लेता हूँ वहां पर मुझे टी स्पेशल पहले नहीं मिला था। तो अमूल को भी पता चल गया कि अगर तुम टी स्पेशल बोलोगे तो एक्स्ट्रा सेल हो सकता है। तो ये एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। बट ताजा का चाय भी उतना ही बेहतर होता है जितना गए टी स्पेशल का, कोई फर्क नहीं दिखा मुझे। पर ऐसा नहीं कि अमूल का जो चाय टी स्पेशल है और जो अमूल ताजा है उसमें चाय में कोई अलग फर्क नहीं पड़ा मुझे। लेकिन हाँ, नॉर्मली जो जिस दूध से चाय बनाओगे उसमें ज्यादा फैट होने से ना, तो चाय उतना अच्छा नहीं बनता है। माने थोड़ा फैट अगर कम हो दूध में तो चाय के लिए सही होता है, नहीं तो ना ऐसा लगेगा कि अगर उसके अंदर ज्यादा फैट होता है ना, तो ऐसा लगता है कि चाय के अंदर कोई तेल डाल लिया हो। क्योंकि दूध का जो फैट है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, वो चाय का टेस्ट को खराब कर देता है। जो मिल्क टी होते हैं उसको बारे में बोल रहा हूँ, कोई लोग रेड टी पीते हैं उनके बारे में नहीं। ठीक है, मैं तो ज्यादातर चाय पीता हूँ तो सर मिल्क टी लेता हूँ। तो फैट वाला, जैसे एक अमूल का एक फ्लेवर एक आता है अमूल गोल्ड बोल के, ठीक है। अब अमूल गोल्ड जो है ना, ये नॉर्मली लोग बच्चे को पिलाने के लिए करते हैं या खीर वगैरह बनाने के लिए लेते हैं, ठीक है, मतलब कोई आइटम के लिए यूज करते हैं, पनीर बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फैट प्लस दूध है, इसमें ना आपको मोटा मिलेगा, मतलब दूध मोटा है। ताजा का दूध मॉडरेट है, और भी एक पतला दूध होता है, टोन्ड मिल्क बोलते हैं, लेकिन है सब दूध ना। अरे बात समझ में आ रहा है? ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि मैं कोई दूध मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आ गया और आप लोगों को दूध के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो हो क्या रहा है सर? कुछ नहीं, बस सेम प्रोडक्ट का वैरायटी बना रहा है। प्रोडक्ट वही है बट वैरायटी बना के आपको बेचा जा रहा है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बेचने का कला। ठीक है, वही सार्फ है पर फिर भी अलग अलग सार्फ का नाम लगा देते हैं, वही साबुन वही सब कुछ, ऐसा करके बेचेगा ना, क्या बताया आपको। The varieties produced are very close substitute of the one another. Products like toothpaste, soap, lipsticks are prominent examples. ठीक है, मैं तो दूध में बता दिया आपको। नॉन प्राइस कंपटीशन, ये जो मार्केट है ना, इसमें ना प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं होता। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट सेलर्स ट्राई टू कम्पीट ऑन द बेसिस अदर देन प्राइस। इसका मेन कंपटीशन प्राइस को लेके नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक वेजिटेबल मार्केट का बात करूं, अगर मानो आप मार्केट में सुबह सुबह आलू खरीदने गए, ठीक है,
सुबह सुबह आप आलू खरीदने गए, आप मुझे बताओ एक दुकानदार एक आलू का दाम ले रहा है, मतलब एक दुकानदार है उसका नाम है, सेलर का नाम है ए, और एक है सेलर उसका नाम है बी। ए बेच रहा है सेम आलू 30 रुपीज के जी में, बी बेच रहा है 35 रुपीज के जी में, आप किससे लोगे बोलो? बोलो ना, किससे लोगे? जो 30 रुपीज के जी दे रहा है उसी से लेना है ना। प्लीज टेल मी। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब आप बोलोगे सर ऐसे बोका बोका सवाल करोगे, जवाब थोड़ी देना पड़ेगा। सर आप बिना बात समझो, मैंने आपको क्या बोला कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस को लेके कंपटीशन चलता है कि कौन सस्ता में देगा, ज्यादातर कस्टमर उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस सेकेंडरी है, प्राइस इसमें सेकेंडरी है, बाद में आता है दाम। तो जो लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बिजनेस करता है ना, माने देखो सर आप खुद को ना एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो और आप अपना एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, आपके दिमाग में नॉलेज होना चाहिए कि भाई आपका प्रोडक्ट मार्केट में किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट है आपका। क्या आप मोनोपोली मार्केट में हैं, क्या आप परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं, या फिर आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट में मार्केट में सेल करने वाले कितना कॉम्पिटिटर है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से मार्केट में हो। तो आपको अगर पता ये लग गया कि भाई आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नॉन प्राइस कंपटीशन है। आप प्राइस को लेके यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे कि भाई हम सस्ते में देंगे, सस्ते में देंगे, सस्ते में देंगे करके ना जिगरा फुलाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का खर्चा होता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा ज्यादा वो बिकेगा ज्यादा। कुछ समझे कि नहीं? अरे कुछ समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ये जितना आप टीवी में ऐड देखते हो ना, आप देखना टीवी में ज्यादातर उसी कंपनी उसी तरह का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट का ज्यादा मिलेगा। सर ऐसा क्यों? अच्छा कभी आप लोग टीवी में BMW या फिर मर्सिडीज का एडवर्टाइजमेंट देखे हो क्या? हाँ नहीं सर। सर। ऑडी का देखोगे? बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम, ना के बराबर। क्यों नहीं देखते हो? बिकॉज इनका जो ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट है या जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप में ही एक हाइप क्रिएट करता है। ये टीवी में आके अपने आप को मार्केटेबल नहीं बनाना चाहता, मतलब नॉन मार्केटेबल होना ही इनका मार्केटिंग है। मतलब वही अपने आप को मार्केट में ना लाके, कंपटीशन में ना लाके ये बताना चाहते हैं कि हम खास हैं। और सच में इनका प्रोडक्ट खास है, सच में इनका प्रोडक्ट खास है। तो कहीं ना कहीं ये जो खासियत जो है ना सर इसका, ये खासियत ही इसका मार्केटिंग है। तो मोनोपोली जो करते हैं या फिर डुओपोली जो लोग करते हैं, ऑलिगोपोली में जो लोग होते हैं ना, ये एक तरह का मोनोपोली बना के रखा है अपने एरिया में। वो कभी भी टीवी में या यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट करके लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो उनका बिजनेस कॉन्सेप्ट अलग है, उनका मार्केटिंग जरूरत नहीं है उस हिसाब से। लेकिन जो कंपटीशन में होते हैं उनको मार्केटिंग करना है, कौन ज्यादा बेहतर, कौन ज्यादा बेहतर ये दिखाने का कंपटीशन इनका रहता है, इसलिए वो लोग एडवर्टाइजिंग में खर्चा करते हैं। अच्छा मुझे आप एक चीज बताओ, आप लोगों को पता है सर इंडिया में ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो क्वालिटी वाला है, बट ड्यू टू मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ये अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाते या फिर मार्केट में बिकता नहीं है। बेहतर प्रोडक्ट जैसे साबुन मार्केट में ही, मुझे पता नहीं सर अजय ना नाम भूल जाता हूँ। जैसे साबुन मार्केट में एक बहुत फेमस है सर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो क्या किया ना, छोटा छोटा ब्रांड को खरीद लिया, छोटा छोटा ब्रांड को परचेज कर दिया। जैसे लक्स भी, ये लक्स साबुन का भी इसका ही है, ठीक है। लाइफ बॉय भी इसका है, लक्स भी इसका है, डव भी इसका है, ठीक है। लेकिन लक्स, लाइफ बॉय, डव इनसे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में है, बट हमें पता नहीं है। ना तो आपको पता है ना तो हमें पता है। एक साबुन मुझे याद आ रहा है,
एक सेकेंड, मैं यूज किया था बट बहुत ही फाइन था साबुन, मैंने एंड तक यूज किए, साबुन का जो खुशबू है वो भी नहीं गया, जो क्वालिटी है वो भी नहीं गया। क्या नाम है? अ, देसी ब्रांड साबुन, क्या लिखने से आएगा पता नहीं सर। निर्मा। हाँ हाँ, क्या सर? नहीं नहीं, निर्मा नहीं सर। देसी, थोड़ा अलग नाम है सर, पुराने टाइप का नाम है। ये सब तो कंपनी बेस्ड है, ये नहीं। अ, मुझे याद आएगा ना, मैं बताऊंगा। ये मैम ने ही कहीं से जुगाड़ किया था, मैंने यूट्यूब में कोई प्रमोट कर रहा था, ठीक है, उसी से। और बाद में हम लोग ऑनलाइन में उस साबुन को परचेज भी किए थे, और सच में साबुन बहुत अच्छा है। हाँ, कंपेरेटिवली थोड़ा महंगा है बिकॉज क्वालिटी दे रहा है, बट सी जो है साबुन क्या है, खारी पूरा है एकदम। ओरिजिनल साबुन जो होता है ना, आप घर पे भी बना सकते हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट। लेकिन ड्यू टू मार्केटिंग, ड्यू टू एडवर्टाइजिंग, लैक ऑफ एडवर्टाइजिंग, मार्केट नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो जिसका प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं है, तो दिखता नहीं है। तो जो भी हो, ये नॉन प्राइस कंपटीशन में आए, ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इट इज बिकॉज द नीड टू मेंटेन परसेप्शन इन द माइंड ऑफ द पोटेंशियल कंज्यूमर दैट देयर रेस्पेक्टिव ब्रांड्स आर डिफरेंट कंपेयर्ड टू अदर ब्रांड्स। इस तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई आलिया भट्ट ऐड कर रहे हैं तो अच्छा होगा। आपको पता है आलिया भट्ट जो है, मैं आपको ये सब ना, इंडियन लोगों का मेंटेलिटी ना अभी भी चेंज करना बाकी है। ये जो सेलिब्रिटीज है ना, इनको इतना पैसा कमाने नहीं देना चाहिए सर, मैं जल के नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इस जेलसी से नहीं बोल रहा हूँ। इनका मूवी बना के ये जो कमाते हैं एनफ है, उसमें वो 100 100 करोड़ कमा लेते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये जो ब्रांड एम्बेसडर बन के कमाते हैं ना, ये मुझे कहीं गलत लगता है। क्योंकि हर किसी को, मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी गलत हैं, बट कुछ ब्रांडिंग, जैसे मानो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक एग्जांपल, जैसे आलिया भट्ट एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, पर्सनली मत लेना, हो सकता है कि आप लोग आलिया भट्ट का फैन हो, ऐसे मुझे भी अच्छे लगते हैं सर। मतलब जब मैं इनका मूवी देखता हूँ, इनका एक्टिंग देखता हूँ, मुझे सच में अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको जैसे एक इसका ये देखो, हाँ, ये यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है ये सच में डे टू डे लाइफ में पर्क खाते हैं? इवन अगर कभी आप इनको, ये कपिल शर्मा शो में आया था, मैं इसका शो देख रहा था, इनको कोई कॉफी या चाय दिया जिसमें काफी चीनी दिया था, ठीक है, तो वहां पर वो चिल्ला के बोल रहा है इतना शुगर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो फिर अगर तुमको पता है कि शुगर नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो फिर पर्क का एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हो? इसमें तो शुगर का एकदम पूरा मार्केट का शुगर मिला हुआ है पर्क चॉकलेट के अंदर। हाँ, तो फिर दोगलापन हो गया ना सर। एक तरफ आप बोल रहे हो कि हेल्दी चीज होना चाहिए, लेकिन आप प्रमोट करने के टाइम पे क्योंकि आपको करोड़ों मिलता है, आप प्रमोट कर देते हो। जो भी हो, डिफरेंट बातें हैं सर, ये थोड़ा मोरल बात हो गया, बट आप समझा करो, पब्लिक को समझना चाहिए। जिस दिन पब्लिक नॉलेजेबल हो जाएगा ना, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि ये सब फालतू का एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा। जैसे फेयर एंड लवली, एक जमाने में फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट पूरा टीवी में छाया होता था। अभी तो गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया, गवर्नमेंट ने इसको बैंड कर दिया कि भी फेयर एंड लवली में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फेयर एंड लवली में ये जो इस तरह का काला आदमी गोरा बन गया, ऐसे कैसे संभव है? एक क्रीम किसी को, पैदा इसी काले को गोरा कैसे बना सकता है? साउथ इंडियंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनका रंग काला होता है, और होना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत नजदीक रहते हैं। वो क्या बोलते हैं उस लाइन को, क्या बोलते हो आप लोग उसको इंग्लिश में? हिंदी में, बंगाली में हम लोग उसको निरक्ष रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मतलब जो बेसिकली जहां पर सन का रेज जो है ना वो एकदम स्ट्रेट पड़ता है, ऐसे जोन में है वो लोग, जो इंडिया का तमिलनाडु केरला का जोन है। इसलिए वहां का लोगों का जो बॉडी का जो कलर होते हैं ना, वो ब्लैकिश होते हैं। अब उनको तुम ऐसे बना दोगे? हाँ, कैसे कर सकते हैं आप? जो हमारे नॉर्थ इंडियंस है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिवली क्या बोलेंगे, ब्राउनिश टाइप होते हैं, थोड़ा सा गोरा होता है। अब उनका कलर भी तुम सादा ऐसे ब्रिटिश जैसा तो नहीं बना सकते। और कहीं ना कहीं ये इस तरह से लोगों के अंदर ना
क्या बोलते हैं उसको, मैंने कॉन्फिडेंस को डाउन कर दिया सर, गोरा काला करके। अभी तो कंपनी ने बोल दिया कि ये देखो, फेयर एंड लवली स्किन क्रीम टू ड्रॉप फेयर फ्रॉम इट्स नेम। अभी देखो क्या नाम लिखा है, क्या लिखा है, फेयर एंड लवली नहीं लिखा, क्या लिखा है, अरे पढ़ो क्या लिखा है। प्यार कर लवली। समझ रहे हो सर, सोसाइटी बदल रहा है, डार्क एंड लवली। तो सिर्फ फेयर में ही लवली है क्या, क्या डार्क लवली नहीं हो सकता? ठीक है, जो भी हो, चलो, बदल रहा है, हमारा भारत बदल रहा है। ये यही चीज बताते हैं कि भारत बदल रहा है। बाध्य किया सर, कंपनी को बाध्य किया, केस कर दिया था कोर्ट में, PIL फाइल कर दिया था कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप लोगों के माइंड को लेके, क्योंकि हमारे देश में काफी सारे औरत ऐसे हैं, लेडीज ऐसे हैं, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, और उनको गोरा काला में भेदभाव करके आ जाता है कि कोई गोरा है काला है। अरे भाई, कोई गोरा काला पैदाइशी होता है, वो मेलानिन के कारण होता है और जेनेटिक कारण होता है, एरिया जियोग्राफिकल रीजन के कारण होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और काले रंग से गोरे रंग से खूबसूरती थोड़ी होता है, खूबसूरती अंदर का होता है, सब अच्छे दिखते हैं। चाइनीज का भी छोटा छोटा आंख होता है, वो भी अच्छे दिखते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के ब्रदर सिस्टर्स जो लोग होते हैं वो भी थोड़ा चाइनीज टाइप होते हैं, बट वो भी सुंदर दिखते हैं। कश्मीरी वाले तो वो तो है ही सुंदर, साउथ इंडियंस वो भी अच्छे हैं, ईस्ट इंडियंस वो भी अच्छे हैं, कौन खराब दिखता है सर? लेकिन सोचो कि लोगों का परसेप्शन कितना खराब है, आम आदमी का, कि कंपनी इसका फायदा उठा लेते हैं और करोड़ों हजार करोड़ कमाए, लाख लाख करोड़ कमाए सिर्फ फेयर एंड लवली बेच के, हिंदुस्तान यूनिलीवर में। वो भी कहाँ का कंपनी, यूके का कंपनी। सोचो सर, सोचो। जो भी हो, समय बदल रहा है, सबको मौका मिल रहा है। अभी फेयर एंड लवली का वो मार्केट नहीं है सर, वो मार्केट नहीं है जो एक जमाने में फेयर एंड लवली बनाया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि नॉन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। एवरी फार्म इज प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट। माने हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर क्या बोलते हैं, और एक कंपनी का नाम बताओ हिंदुस्तान यूनिलीवर का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, PNG, ठीक है, या पतंजलि, ये अपने प्रोडक्ट का क्या दाम रखेगा ये खुद डिसाइड करते हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट डिसाइड करता है प्रोडक्ट का दाम क्या होगा। मार्केट में आलू वाला डिसाइड नहीं करेगा कि आलू का दाम क्या होगा। बट मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोली का कैरेक्टर है सर, फार्म इज प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट, ठीक जैसे मोनोपोली में होता है। In monopolistic competition, product are different of every farms and so cost of products are also different. Thus every farm is price maker and price taker of his own product. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इम्परफेक्ट मोबिलिटी, हियर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंप्लीटली नॉट मोबाइल। बायर्स हैव ओन प्रेफरेंस एंड सेलर्स हैव ओन प्रेफरेंस। बायर का भी अपना प्रेफरेंस है, सेलर का भी अपना प्रेफरेंस है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब से पतंजलि आया है ना मार्केट में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर गैम्बल जैसे फॉरेन कनेक्शन वाला जो ब्रांड है ना, इनका हवा टाइट कर दिया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा हालत खराब कर दिया, बट काफी हालत खराब किया। क्यों? क्योंकि पतंजलि आने के बाद पतंजलि ने ऐसा दावा किया कि ये एकदम प्योर इंडिया मेड प्रोडक्ट देता है, इनका प्रोडक्ट एकदम प्योर, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक है। और क्या है ना, रामदेव बाबा क्योंकि वो एक योगी है, ठीक है, योग व्यायाम सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया था। और जो एक इंडियन तबका जिनका माइंड सेटअप चेंज हुआ है, माने भारतीयता जिनके अंदर आ गया, ठीक है, माने माने जो भारत के पुराने कल्चर के साथ एडिक्शन आ गया जिनको, ठीक है, वो पतंजलि में शिफ्ट हो गए। लेकिन आपको एक चीज बताओ, पतंजलि का भी बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है जो एक्चुअल में ऑर्गेनिक नहीं है, वो भी मार्केट से परचेस करके पैकेज करके बेचा है। इसके कारण रामदेव बाबा को पेनल्टी भी किया गया सर, क्योंकि पता चला कि रामदेव बाबा ने बोला कि ये प्योर है, ऑर्गेनिक है, बट पता चला कि नहीं, ये भी पॉलिश्ड है और मार्केट से लेके वो पैकेज करके बेचा है। फिर पतंजलि को पेनल्टी लगा, फिर वो नाम हटाना पड़ा। बट हाँ, कुछ प्रोडक्ट पतंजलि ने सच में मार्केट लीडर बनाए। आपको एक बताओ, पतंजलि का एक चीज बताता हूँ आपको,
कि पतंजलि किस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनी को चुनौती दिया है। जैसे पतंजलि का एक प्रोडक्ट है दंत कांति बोलते हैं, आप लोग नाम सुना है सर? हाँ, हमारे हाँ वेस्ट सर। बंगाल। हाँ, पतंजलि हाँ सर, बेस्ट। पेस्ट, टूथपेस्ट। ये दंत कांति का मार्केट शेयर बहुत हाई है ऑल ओवर इंडिया, और प्रोडक्ट भी अच्छा है, क्वालिटी है, एकदम प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसमें केमिकल ना के बराबर है। जो केमिकल, कोई भी केमिकल नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। अब आपको एक चीज बताऊं, ये दंत कांति को compete करने के लिए कॉलगेट ने, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, कॉलगेट ने एक प्रोडक्ट बनाया। कॉलगेट उसका नाम दिया वेद शक्ति। अब कॉलगेट को ऐसा नाम देने का क्या जरूरत था? क्योंकि कॉलगेट को वेद शक्ति देने का क्या जरूरत था? कॉलगेट तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एक यूके बेस्ड कंपनी है, इनको इंडियन कल्चर से कोई लेना देना नहीं था। ये तो इंडिया को तोड़ के इंडियन मेंटेलिटी में फॉरेन प्रोडक्ट का भूत बढ़ा के बेचता था। लेकिन रामदेव बाबा ने इंसान के माइंड पे, देसी चीज पे इतना फोकस लाया कि कॉलगेट डर गया, और कॉलगेट का बिकना बंद हो गया। फिर कॉलगेट ने प्रोडक्ट लाया कि हम भी पतंजलि जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, और हमारा प्रोडक्ट का नाम है बेच सकते। आप लोग कुछ समझ पा रहे हो कंपटीशन किस लेवल में है? हाँ, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ऐसा होता है मार्केट, ऐसा होता है मार्केट। तो इतना बड़ा प्लेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि तो 5 साल 10 साल आया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो इंडिया की आजादी के टाइम से, पहले से है। पूरा मार्केट इसके पास है। यूके यूके कनेक्टेड कंपनी है। पूरा इंडिया का जो रिटेल मार्केट है ना, इनके पास अभी भी है। पतंजलि तो अभी बच्चा है इसके सामने, बट हाँ, पतंजलि बहुत हाईली ग्रोथ कर रहा है, हाईली ग्रोथ कर रहा है। और मैं बड़ा खुश हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देसी ब्रांड, देसी प्रोडक्ट, और प्रॉफिट भी देश में रहेगा। यूनिट हिंदुस्तान यूनिलीवर हिंदुस्तान का कंपनी नहीं है सर। हाँ, हिंदुस्तान में बिजनेस करते हैं, इसका इंडियन विंग भी है, बट कहीं ना कहीं इसका पेरेंट जो है वो, पेरेंट कंपनी जो है वो बाहर का है। तो देश का चीज देश में बने, देश का प्रोडक्ट देश को बनाए, इसमें कोई जलने वाला बात नहीं है। मैं जब पतंजलि मार्केट में आया, तो मैं अपने लोकल दुकानदार को जाके बोला कि आपके पास पतंजलि का प्रोडक्ट है? तो बोला कि पतंजलि क्या है? हमने रामदेव बाबा का कंपनी है। तो बोले कि वो साधु भी बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, फिर गाली दे दिया, बोला एकदम जाली है। मैं बोली भाई देखो, जाली हो या कुछ भी हो, देश का बंदा है, बिजनेस कर रहा है, कोई गलत चीज तो नहीं बेच रहा है, ग्रोसरी बेच रहा है, रिटेल प्रोडक्ट बेच रहा है, इसमें जेलस होने का क्या है? बट एक साधु होके वो बिजनेस करके दिखा दिया, ये लोगों को जलन आ गया, जो मल्टी बिलियन वाले लोग नहीं कर पाए। जो भी हो, मानना पड़ेगा। मैं इस बात पे रामदेव बाबा का बड़ा फैन हूँ। चाहे पर्सनली रामदेव बाबा का एटीट्यूड पसंद ना हो, वो अलग बात है, बट ये जो लीडरशिप रामदेव बाबा ने दिखाया ना, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। किसी भी तरह से किया है, बट फॉरेन कंपनी को कंपटीशन दिया है, ये इसमें मैं बड़ा फैन हूँ। इम्परफेक्ट मोबिलिटी, बायर्स हैव ओन प्रेफरेंस, सेलर्स हैव ओन प्रेफरेंस। आजकल तो ऐसा हो गया कि सिर्फ पतंजलि ब्रांड का दुकान बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बायर का भी प्रेफरेंस है और सेलर का भी प्रेफरेंस है कि हम सिर्फ पतंजलि का प्रोडक्ट बेचेंगे। AR एंड MR, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का क्या खेल है? इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होगा, ठीक है। बट एवरेज रेवेन्यू जो है वही डिमांड कर्व भी है, विल बी मोर इलास्टिक देन मोनोपोली मार्केट। मतलब इसका जो डिमांड कर्व है ये मोनोपोली मार्केट से ज्यादा इलास्टिक रहेगा। क्यों? कंपटीशन हाई है ना सर, तो कंपटीशन हाई में इलास्टिसिटी थोड़ा ज्यादा रहेगा, नो डाउट। कंपटीशन हाई है तो इलास्टिसिटी थोड़ा ज्यादा रहने का चांसेस बड़ा है, जो मोनोपोली से ज्यादा है। मतलब इसका जो एवरेज रेवेन्यू है, डिमांड कर्व है, ये मोनोपोली मार्केट से ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है सर। और बाकी जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू छोटा रहेगा कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू, बस इतना सा बात है।
बाकी सेम टू सेम देखने में मोनोपोली जैसा है। ये देखो मोनोपोली का भी देख लो एक बार याद करके, जरा याद करो मोनोपोली को। ये देखो इसमें मार्जिनल रेवेन्यू एकदम बीचों बीच था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू काफी गैप था, है ना, काफी गैप था। बट यहाँ पर अंडर मोनोपोलिस्टिक में क्या हुआ, मोनोपोलिस्टिक में गैप थोड़ा कम रहेगा। लुक एट अगेन। यस सर, बोलो, कोई सवाल है किसी का? नहीं सर। यस सर। बाकी एकदम मोनोपोली का कॉपी है, बट नॉट एग्जैक्ट। हाँ, ध्यान रखना, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, डिटर्म प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम कैसे होता है? हर बिजनेस का एक बैलेंसिंग सिचुएशन होता है। सिमिलरली मोनोपोलिस्टिक का भी होगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट ऑफ ए मोनोपोली, या सॉरी मोनोपोली नहीं, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फार्म, यानी ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फार्म है। इसमें मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करेगा, और प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। इसका भी सेम होता है शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में ये सुपर प्रॉफिट करता है, लॉस भी करता है, ठीक है। और लॉन्ग रन में अगर ये टिक गया तो नॉर्मल प्रॉफिट करेगा। एक बार टिक गए ना, नॉर्मल प्रॉफिट करेगा। लॉन्ग रन में इसका लॉस का चांसेस लो है। लॉन्ग रन में टिकना ही मेन बैटर है इस मार्केट में। जो टिक गए वो बच गए, ठीक है। एक बार टिक जाए मतलब वो नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट नहीं कर सकता, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट करेगा। जैसे अगर आजकल आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का ग्रोथ देखोगे, मतलब एक जमाने में हिंदुस्तान यूनिलीवर सॉरी HIL नहीं, HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये देखो, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर का दाम अभी है 2755, ठीक है, 2755। मैं अगर आपको इसका करंट ग्रोथ दिखाऊं लास्ट एक साल का, तब देख सकते हो एक ही जोन के अंदर घुमा फिरा कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको मैक्सिमम देखो, तो इसका जो मेन ग्रोथ था ये 2003, 4, 5, 6, 7, 8, इवन 2013, 14 में भी ये एक्चुअल ग्रोथ स्टेज में था। लेकिन कहीं ना कहीं 2019 के बाद से आप देख सकते हो कि ये एक ही जगह में घूम रहा है ना। अभी वो वाला ग्रोथ नहीं है जो इस टाइम पे मिला था, परसेंटेज ऑफ जो ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा थमसा गया है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन थोड़ा आ गया है। फिर भी फिर भी अभी भी इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है सर, अभी भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इसका। फाइनेंस भी चेक कर सकते हैं आप लोग। सो ये जस्ट एक हम आपको आइडिया दिया। ठीक है सर, ये सब शेयर मार्केट फंडामेंटल एरिया है सर, अब ज्यादा मैं नहीं जा सकता उसमें। देखो, तो कहने का मतलब बस इतना है कि अगर एक बिजनेस मोनोपॉलिस्टिक में है, मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फार्म है, तो उसका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैसे होगा? अंडर शॉर्ट रन व्हेन ए मोनोपॉलिस्टिक फार्म इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशंस, देन फार्म में अर्न सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड इनकरिंग लॉस। शॉर्ट रन में ये सब कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी एवरेज टोटल कॉस्ट का कंडीशन। यानी बिजनेस में जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कहाँ पर है, एवरेज टोटल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। सर आप लोगों को पता है कि अगर कॉस्ट हाई है और रेवेन्यू लो है तो बिजनेस लॉस कर जाता है ना। अगर कॉस्ट हाई है, एवरेज कॉस्ट अगर हाई है और एवरेज रेवेन्यू वगैरह अगर है, ये अगर लो है,
तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा क्योंकि आपका कॉस्ट हाई है, रेवेन्यू लो है। तो यहाँ पर जो ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है, आप इसको थोड़ा देखो। यहाँ पर ये रहा आपका रेवेन्यू का, मार्जिनल रेवेन्यू। आप यहाँ पर मेनली एवरेज रेवेन्यू को देखो और कॉस्ट को देखो। ये रहा आपका एवरेज कॉस्ट और ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो जहां तक आपका रेवेन्यू एरिया कॉस्ट से अपर लेवल में है, मेनली एवरेज रेवेन्यू जब तक एवरेज कॉस्ट से अपर लेवल में है, आप बेसिकली प्रॉफिट कर रहे हो। जैसे क्यू जो है, यहाँ पर हम लोगों ने ये माना कि क्यू इज माई क्वांटिटी सेल्स, ठीक है, आउटपुट। तो आप सेल बढ़ा रहे हो आपका, तो क्यू तक अगर आपका सेल है, जहां पर आपका एक जोन बना है, दैट इज पी ए बी एंड सी, ये आपका प्रॉफिट एरिया है। तो अगर आपका बिजनेस रेवेन्यू लाइन जो है वो अगर अपर लेवल में है और कॉस्ट लाइन जो है वो अगर लोअर लेवल में है, तो जिस एरिया में आपका रेवेन्यू हायर है कंपेयर टू कॉस्ट, आप वहां पर सुपर प्रॉफिट जोन में है। बस मैं इसको फिर से सिंपल रख दिया। आप इस एरिया को देखो, इस एरिया में आपका रेवेन्यू जो है वो हायर साइड में है और कॉस्ट जो है वो लोअर साइड में। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू जो है, ये देखो, ये आपका एवरेज रेवेन्यू लाइन है और यहाँ पर आपका एवरेज कॉस्ट लाइन है। तो एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, या फिर आप ऐसे बोलो ए क्यू, ठीक है, ए क्यू, ठीक है, ग्रेटर देन बी क्यू, ए क्यू ग्रेटर देन बी क्यू। अरे क्लास 10th का थ्योरम याद है? उसी हिसाब से प्रूवमेंट चल रहा है। ए क्यू टोटल में है और बी क्यू जो है कॉस्ट लाइन है, ए क्यू जो है पूरा रेवेन्यू को बता रहा है। तो ए क्यू ग्रेटर देन बी क्यू एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट ओ क्यू। इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है? ओ क्यू। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या बनेगा आपका? पी ए बी सी। दिस इज द जोन ऑफ सुपर प्रॉफिट। माने जब तक एक बिजनेस इस एरिया में चल पाएगा तब तक वो सुपर प्रॉफिट करेगा। अगर इसका उल्टा हो गया, उल्टा माने रेवेन्यू नीचे आ जाए और कॉस्ट ऊपर चला जाए, रेवेन्यू नीचे आ जाए कॉस्ट ऊपर चला जाए, जो मैं आपको मोनोपोली में दिखाया था, सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपने मोनोपोली में देखा था सर। वहां पर क्या हुआ था, ये देखो, जैसे लॉस कब होता है, लॉस कब होएगा? लुक एट सर अगेन, ये देखो, ये रहा आपका कॉस्ट लाइन, एवरेज कॉस्ट यहां पर है, रेवेन्यू देखो उसके कहीं नीचे है। तो कॉस्ट इन हायर पोजिशंस, रेवेन्यू इज इन लोअर पोजिशंस। तो जब आपका बिजनेस का सिचुएशन ऐसा है ना, तब आप जिस एरिया में ऐसा बनाओगे आपका, वहां पर आपका लॉस बनेगा। If average revenue less than average cost, then firm will incur losses, जो हमें इस फिगर में भी दिख रहा है। आउटपुट उतना ही कर रहे हो आप, ओ क्यू, और आपका प्राइस भी आप उतना ही बनाए हो, सेटिंग प्राइस इज ओपी एंड इज रेंडरिंग लॉसेस इक्वल टू द एरिया पी ए बी सी। वही सिमिलर एक एरिया आपने बनाया जो आपका लॉस एरिया है। सो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो ना, ये तो हर केस में आ रहा है। कोई भी बिजनेस मॉडल हो आपका, मोनोपोली में हो, मोनोपोलिस्टिक में हो, परफेक्ट कंपटीशन में हो, प्रॉफिट लॉस एरिया चूज करना सीख गए ना? प्लीज बताओ मुझे। हेलो, यस टेल सर। मी सर, है ना? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका एवरेज कॉस्ट लाइन, अगर प्रॉफिट दिखाना है, एवरेज कॉस्ट लाइन मैंने एकदम बिल्कुल नीचे मत दिखाना, मतलब एक एरिया दिखाना। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू लाइन नीचे नहीं आएगा, आ सकता है, बट एटलीस्ट मेजर पोर्शंस में आपका एवरेज रेवेन्यू अपर लेवल में हो और एवरेज कॉस्ट मेजर लेवल में नीचे हो, तब आप प्रॉफिटेबल सिचुएशंस पे रहो, ठीक है। एक बात का और एक ध्यान रखना,
आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है ना, इसको एमसी कर्व बिलो पॉइंट से कट करेगा ऐसे। इसका एनालिसिस मैं आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट में दूंगा, एक चैप्टर आएगा सर थ्योरी ऑफ कॉस्ट, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों एमसी का एमआर कर्व को नीचे से कट करता है। फिलहाल इतना जानो कि हमेशा ऐसा होता है कि कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता है। फिलहाल इतना अंडरस्टैंडिंग रखो, आगे जाके मैं आपको इसका एनालिसिस कॉस्ट में बताऊंगा। और प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्ट का प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके बिजनेस इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब आपको मैंने लॉस का भी दिखाया कि एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस लॉस कैसे करता है, एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस प्रॉफिट कैसे करता है। अब लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसे करेगा, सिमिलरली ये तो शॉर्ट रन का था। The final equilibrium in the long run will take place at the level of output and price at which long run marginal cost and long run marginal revenue equal होगा। The firm in the long run will earn normal profit because there is free entry and exit of firms. This will continue until average revenue curve becomes tangent to average cost curve and abnormal profit are wiped out। अगर आप लॉन्ग रन में टिक गए ना इस मार्केट में, लॉन्ग रन में, क्योंकि बहुत सारे और भी बिजनेसेस आ सकता है। ऐसे ये बात सही है कि दूध के मार्केट में अमूल इंडिया में पहला है ना, लेकिन अमूल के बाद बड़ा बिजनेस मदर डेयरी ने बनाया। ये बंगाल बेस्ड है सर, मदर डेयरी बंगाल बेस्ड है, आपको इंडिया भर में मिलेगा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मदर डेयरी बिकता है। ठीक है, दिल्ली में तो बहुत बड़ा मार्केट है मदर डेयरी का। अमूल गुजरात बेस्ड कंपनी है, बट ये पूरा भारत में इसका मार्केट है ना। अमूल धीरे धीरे मदर डेयरी का कंपटीशन लिया, फिर अभी तो इस मार्केट में आईटीसी भी आ गया बड़े बिजनेस के अंदर। आईटीसी का बहुत बड़ा मार्केट स्ट्रक्चर है, वी नो दैट। इसके साथ साथ लोकल कंपनीज भी है ना हर एरिया में, बिहार में बिहार जैसा, यूपी में यूपी जैसा, कर्नाटका में कर्नाटका जैसा। तो कहने का मतलब है जब आप मार्केट में, ये ऐसा एक प्रोडक्ट का मार्केट है जहां पर बहुत सारे लोग आ सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, फ्री एंट्री एग्जिट। तो ऑब्वियस बात है कि लॉन्ग रन में आप ऐसे मार्केट में मार्केट तो बढ़ा सकते हो जितना जा सकते हो, जितना चाहो टीवी में एडवर्टाइजमेंट करो, लोगों तक पहुंचो, डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनाओ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन बना के भारत के कोने कोने तक प्रोडक्ट पहुंचाओ, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट भारत के कोने कोने में पहुंच गया है, कोने कोने में। ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां पर लाख साबुन ना बिकता होगा, ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां पर सर्फ एक्सेल या सनलाइट नहीं बिकता होगा, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर कोलगेट नहीं बिकता होगा। हिमालय के चोटी से लेके कन्याकुमारी के समुद्र के नीचे तक, ठीक है, इंदिरा पॉइंट तक मिल जाएगा आपको, अंडमान निकोबार में भी मिल जाएगा आपको। मैं कहना क्या चाहता हूँ, लक्षद्वीप में भी मिल जाएगा आपको। मतलब इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेन। अपना प्रोडक्ट का पहुंच इतना दूर तक करो कि ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़े। जैसे नेस्ले मैगी, नेस्ले मैगी से भी बेहतर नूडल्स मार्केट में अवेलेबल है, बट हर कोई उस जगह में पहुंच नहीं पा रहा है। हर कोई नेस्ले का मार्केट एरिया में पहुंच नहीं पा रहे, मैगी का मार्केट खा नहीं पा रहे। सो कहीं ना कहीं इस मार्केट में लॉन्ग रन में आप सुपर प्रॉफिट में नहीं रहोगे, और वो बिकॉज ये मार्केट में और भी लोग आ सकते हैं जो कि आ रहे हैं, जैसे कि अभी आ रहे हैं ना, और भी प्रोडक्ट बिजनेस में आ रहा है। दिस विल कंटिन्यू अंटिल एवरेज रेवेन्यू बिकम्स टेंजेंट टू एवरेज कॉस्ट, और एबनॉर्मल प्रॉफिट धीरे धीरे वाइप्ड आउट हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब तक एवरेज रेवेन्यू बिकम्स टेंजेंट टू द एवरेज कॉस्ट। ये देखो कहां गया, ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का है। ठीक है, और ये आपका लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू का है। ये देखो सर, इस पॉइंट में एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू को क्या कर लिया, टेंजेंट कर लिया ना। तो टेंजेंट कर लिया माने क्या, आप बेसिकली कॉस्ट और रेवेन्यू ना आस पास में चल रहा है। माने अगर कॉस्ट 10% है तो रेवेन्यू 12% है, कॉस्ट 10% है तो रेवेन्यू 11% है। ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया। अगर आपका प्रोडक्ट का दाम ज्यादा हो जाएगा ना, आप टिक नहीं पाओगे। भले ही मैगी का पैकेट लोगों को पसंद है, बट कल अगर मैगी मार्केट में 14 रुपीज की जगह 20 रुपीज में बिकना चालू हो जाए, आपको नहीं लगता दूसरे नूडल्स का मार्केट आ जाएगा। आप भले ही लोग मैगी पसंद करता हूँ, फिर भी अगर मैगी 14 रुपीज की जगह 20 रुपीज कर दिया जाए,
है ना। तो मैगी के सेल पे असर पड़ेगा, लोग बोलेगा नहीं भाई हमको 14 रुपीज वाला जो दूसरा पैकेट कंपनी है वो वाला प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में कॉस्ट और रेवेन्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, कॉस्ट और रेवेन्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस का लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये है मार्जिनल रेवेन्यू और ये है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं। तो ये इसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करता है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। The final equilibrium in the long run will take place at the level of output and price at which LMC equals to LMR. The long run marginal cost equals to long run marginal revenue. In the long run, the firm will earn normal profit because there is a free entry and exit of another firms, and this will continue जब तक average revenue average cost के tangent में रहे। और जब भी जैसे वो tangent हो जाता है, टच कर लेता है, आसपास में आ जाते हैं, प्रॉफिट जो एबनॉर्मल होता था वो नहीं रहेगा, वो अभी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज शोन इन द फिगर जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया। यस सर, कोई डाउट है क्या, बोलो। नहीं सर। तो ये होता है कि एक लॉन्ग रन में इस तरह का बिजनेस, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, इस तरह से अपना नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशंस में पहुंच पाते हैं, ठीक है। सर अब ग्राफ को घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं तो भूल जाओगे, याद रखना, ठीक है। एक बात यहां पर समझो, the average revenue curve in the long run is not tangent to the average cost curve at the lowest point. ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है लॉन्ग रन में, ये एवरेज कॉस्ट को लोएस्ट पॉइंट में टेंजेंट नहीं हुआ। दिस shows that each firm produces at before the lowest LAC or produces less than the optimum output and charges from the customer a price higher than the competitive price. A firm under monopolistic competition has always excess capacity, but perfect competition never has excess capacity and monopoly may or may not be. मतलब कहना क्या चाहते हो सर, कहना ये चाहते हैं कि जो भी बिजनेस मोनोपोलिस्टिक मार्केट में होते हैं, भले ही इनके अंदर कंपटीशन हो, बट इनके पास ऑलवेज एक एक्सेस कैपेसिटी रहता है, जिसके कारण आप देखोगे कि ये इसका जो कॉस्ट एरिया है ये रेवेन्यू एरिया को पहले ही टच कर लेता है, बट लोअर साइड में नहीं है। लोअर साइड में क्यों नहीं है, ये जब अपना क्वांटिटी सेल बढ़ाता है, ठीक है, कैसे बढ़ा दिया, क्योंकि इसके पास ना एक्सेस कैपेसिटी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है, इनका बिजनेस छोटा नहीं होता है, बड़ा बिजनेस होता है। तो कहीं ना कहीं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव जैसे स्मॉल बिजनेसमैन का मार्केट नहीं है, ये लार्ज प्लेयर का मार्केट है। यूज कर, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व इन द लॉन्ग रन इज नॉट टेंजेंट टू द एवरेज कॉस्ट कर्व एट द लोएस्ट पॉइंट। This shows that each firm produces before the lowest LAC and before the lowest average cost, माने ये है lowest average cost, और produces less than the optimum output and charges from customer a price higher than the competitive price. A firm under monopolistic competition has always excess capacity, but perfect competition never has excess capacity and monopoly may or may not be. माने perfect competition में monopoly रह भी सकता है, ना भी रह सकता है, बट मोनोपोलिस्टिक में देयर इज अ लिटिल बिट मोनोपोली ऑफ एवरी बिजनेस। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी अपना मार्केट है, पतंजलि का भी अपने मार्केट है। तो एक्सेस कैपेसिटी कैसे मिलता है, मिनिमम एलएसी आउटपुट माइनस इक्विलिब्रियम आउटपुट इन दी अबव डायग्राम। एक्सेस कैपेसिटी जैसे यहाँ पर को दिखाया गया क्यू क्यू वन, बिकॉज क्यू क्यू ओ क्यू वन माइनस ओ क्यू, माने ये आपका ओ क्यू वन टोटल है और ये ओ क्यू ए है। तो जो डिफरेंस है एक्सेस कैपेसिटी अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, ये एक्सेस कैपेसिटी का यूज ये लोग करता है और एक्सेस कैपेसिटी का यूज करके ये मार्केट में अपना जो दम है उसको बना के रखता है जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जाते हैं, और फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट में सरवाइव कर लेते हैं। नॉर्मल कंपटीशन में वो सरवाइव कर लेते हैं, सुपर प्रॉफिट नहीं करेगा पर नॉर्मल प्रॉफिट करेगा, मार्केट से ये भागेगा नहीं क्योंकि मार्केट में इसका दम बना हुआ रहेगा। ये होता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक, और या फिर इसका एक दूसरा नाम है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में आया होगा और आप लोग घर पे ग्राफिकली पॉइंट को पढ़ोगे एंड प्रैक्टिस भी करोगे।
कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए जरूर आप मुझे बोले, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट चर्चा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ओलिगोपोली बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही ओलिगोपोली हो जाएगा मेरा मार्केट रिलेटेड चर्चा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एकदम स्टार्टिंग लेवल से जो भी बातें हैं उसी में बात को फोकस करेंगे। बोलो सर। साहिल, सोमनाथ, तुषार, यस रौनक, सर। क्लियर है Yes, कि sir. नहीं है? हाँ सर। এ রৌনক বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, আমি একটু লেটে জয়েন করেছি তো মোটামুটি বুঝতে পারছি। দেখ এটা একটু মার্কেটে চ্যাপ্টার আছে, এটা একটু অসুবিধা হতে পারে, ঠিক আছে। আর যদি ডিমান্ড আগের সাপ্লাই, ক্লাসগুলো আমার ঠিক এখনো হয়নি, ওই সেই জন্যই জন্য আসলে একটু, একটু হ্যাঁ সেই প্রবলেম। জন্য একটু দেরি হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। একটু মন দিয়ে প্রথম থেকে পড়, দেখবি ব্যাপারটা বুঝতে পারবি। আমি মার্কেট আবার রিপিট করব, ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে আমি এখন আচ্ছা ডিমান্ড সাপ্লাই গুলো স্টার্ট করব, তারপর আমি আবার মার্কেটে আসবো। তো আমার মনে হয় কি যখন আমরা আবার প্রথম থেকে ডিমান্ড সাপ্লাই গুলো করে আসবো তখন আশা করছি আর মার্কেটের ক্লাসে প্রবলেম হবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে যার স্যার। प्रॉब्लम हो, ओके ठीक है सर। तो फिर एक ही बात है, घर पे पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और आप लोग पढ़ रहे हो नोट बना रहे हो उसका भी मुझे फोटो भेजते रहो, स्कैन कॉपी करके मेरे को भेजो, मैं देखूंगा, ठीक है सर। স্যার স্যার নোট যে বানাচ্ছি ওটা কিন্তু হ্যান্ডরাইটিংটা তো মানে তোমার বুঝতে পারবে না, চলবে তো? হ্যান্ড রাইটিং দরকার নেই আমার, নোট বানাচ্ছিস কিনা এটা আমাকে পাঠাবে, ওকে ফ্রেশ নোট চাই, रफ नोट ना। मेहनत करो सर, मेहनत करो। ফ্রেশ নোট আমি বানাই নি, রাফ নোটই সব বানানো। ठीक है, फ्रेश हो बना, कारण एग्जाम में तो, एग्जाम में से भी एमसीक्यू पेपर है बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपका खुद का नोट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो लॉ में आप लोग फ्रेश नोट बनाओ, पूरा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा ना वहाँ पर, ঠিক আছে। যা বানাচ্ছি সেটাই পাঠাবি, দেখবো পড়ছিস কিনা। ঠিক আছে। ओके ओके तुषार, सोमनाथ, साहिल, सर रौनक। दिसंबर 23 का तो डेट आ गया। हाँ डेट तो आ ही जाएगा सर, डेट थोड़ी ना वेट करता है। तुम लोग रेडी रहना, फॉर्म फिलअप का भी टाइम आ जाएगा देखते देखते, ठीक है। फॉर्म फिलअप मिस मत करना, रेडी रहना। কত তারিখ ডেট দিয়েছে দেখেছিস? এক্সামের ডেট বেরিয়ে গেছে? 24 से 30 है।